सो उस दौरान गांव की एक बूढ़ी महिला ने कहा कि ऐसी तो कोई समस्या नहीं है, अगर तुम पानी पे कुछ कर सकते हो तो करो, और नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। धीरे धीरे पानी के बारे में जानने की कोशिश हुई कि क्या है राजस्थान में, किस तरीके से पानी बचाते हैं, कितनी समस्याएं हैं लोग को, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या समस्याएं हो रही है। सैकड़ों हजारों तालाब शून्य से प्रकट नहीं हुए, इनको बनाने में इकाई थी, इसमें इकाई थी बनाने वालों की, तो दहाई थी बनवाने वालों की। और इन इकाइयों दहाइयों का मिला करके सैकड़ों हजारों तालाब का निर्माण हुआ। और पिछले कुछ 200 वर्षों में एक नई किस्म की पढ़ गई एक पीढ़ी आई, जिन्होंने इन सैकड़ों हजारों तालाब को वापस शून्य में तब्दील कर दिया। हम लोग वो पूरे चारागाह, जो 703 बीघे का चारागाह था, उसमें हम लोगों ने वहाँ पे एक चौकड़ी मारी, चारों तरफ घूमा। उन्होंने कहा कि यहाँ अगर हम लोग वर्षा जल संचयन करें तो यहाँ बहुत पानी इकट्ठा हो सकता है, और जिससे 5 गांव को पानी मिलेगा। जैसे महाराष्ट्र में जब मैं था तो लोगों ने कहा कि यहाँ तो आपको कोई समस्या नहीं हुई, हम लोगों ने बहुत अच्छा आपका ध्यान रखा, आगे आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी। बट जब मैं कर्नाटका पहुंचा, वहां पे लोगों ने कहा कि आपका बाकी स्टेट का अनुभव कैसा रहा, क्योंकि बड़ा अच्छा था, काफी खूबसूरत था। तो नहीं, यहाँ पे भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। इनफैक्ट एक रास्ते में पुलिस वाले मिल गए थे, उन्होंने नंबर ले लिया मेरा हाईवे पे। वो बोले कि अगर कोई भी समस्या हो तो मुझे बताने के लिए, और यहाँ आपको कर्नाटका में कोई समस्या नहीं होगी। सेम बात केरला में कही गई। केरला के लोगों ने कहा कि हमें तो हिंदी आती है, हम मैनेज कर लेते हैं, बट आगे आपको प्रॉब्लम होगी। बट तमिलनाडु जब मैं पहुंचा, वहां के लोगों ने इनफैक्ट कुछ एक राइडर्स का ग्रुप मिल गया, जब उनको पता चला कि मैं पानी के ऊपर राइड कर रहा हूँ, तो वो एक जगह मेरे को बोले कि हमारे साथ थोड़ा बैठो, खाओ, आप क्या पानी पे काम कर रहे हो वो थोड़ा बताओ। सो उन्होंने भी सेम बात कही कि आपको सबसे मतलब क्या हॉस्पिटेबल हमारा स्टेट है, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ। तो ये वाला जो अनुभव था, ये मेरे को बड़ा मजा आ रहा था कि हर स्टेट के लोग, कंपटीशन चल रही। कंपटीशन चल रहा है कि नहीं हम सबसे बेहतर हैं। और देखा जाए तो उस यात्रा के दौरान मेरे को ये समझ में आया, मैं एक तो काफ़ी रूरल एरिया से होकर के गुजर रहा था, काफ़ी रिमोट एरियाज कवर कर रहा था। और जो समस्या जैसे पानी की, जैसे राजस्थान में मैंने देखा, वहाँ मिट्टी के मटके थे, और तमिलनाडु में वो मिट्टी के मटके रिप्लेस हो गए, यहाँ प्लास्टिक के मटके आ गए, मगर पानी की समस्या यहाँ पे भी थी। कितना खूबसूरत ये देश है, और कितनी मैं दूर आ गया कि मैं यहाँ लास्ट पॉइंट पे खड़ा हूँ, और इसके आगे समुंदर है। और जाने को तो लोग समुंदर पे भी पुल बना के श्री रामचंद्र गए। तो अब बिल्कुल। थोड़ा जो है, अब वापस जाओ और कुछ काम करो, कुछ ऐसा सॉलिड काम करो। तो ये वहाँ रात में खड़े होके, मतलब समुंदर किनारे बाइक लगी हुई थी, मैं वहाँ पहुँचा था, 12 घंटे की वो राइड थी, पूरा केरला क्रॉस किया था। तो वो बड़ा खूबसूरत अनुभव रहा उस राइड का। नमस्ते सभी को, और नमस्ते रवि। तो सर, पहला प्रश्न तो ये है कि इस क्षेत्र को ही आपने क्यों चुना? मतलब मोटिवेशन क्या था इधर आने के लिए? कई समस्याएं हैं समाज में, लेकिन पानी को ही आपने चुना। तो अगर देखा जाए तो मेरी पढ़ाई हुई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। सो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद मैं हीरो साइकिल्स में था, एज अ क्वालिटी इंजीनियर मैं वहाँ पे काम कर रहा था। सो उसी दौरान एक रूरल डेवलपमेंट फेलोशिप है एसबीआई फाउंडेशन की, यूथ फॉर इंडिया। सो इसके बारे में देखा, और मेरा बचपन कभी गांव में बीता नहीं था, और गांव से कभी कोई जुड़ाव नहीं था। हमेशा शुरू से ही सारी फैमिली शहर में ही बसी हुई थी। तो मेरे को ये थोड़ा मतलब डिफरेंट लगा कि गांव में भी लोग जा करके काम कर रहे हैं, और देश के युवा यूथ, मतलब ग्रेजुएट होने के बाद इंजीनियर, डॉक्टर्स, या जो भी पढ़ाई उन्होंने की,
तो अच्छी-अच्छी पढ़ाई पढ़ने के बाद भी वो गाँव में कैसे जाके काम कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये फेलोशिप भरा जाए कि 13 महीने का ये फेलोशिप है यूथ फॉर इंडिया। तो इस फेलोशिप के दौरान मेरे को राजस्थान में एक बैरफुट कॉलेज है जो संजीत बंकर रॉय जी की संस्था है। तो मुझे फॉर्चुनेटली वहाँ पे काम करने का मौका मिला और फेलोशिप के टाइम पे बैरफुट कॉलेज के कई फील्ड सेंटर्स थे। तो वो काफ़ी रिमोट विलेज के बीच में एक फील्ड सेंटर होता है। तो उस फील्ड सेंटर में हम लोगों को प्लेस किया गया, एक एक जो हम लोग 6 फेलोज़ का बैच था। तो इंजीनियर होने के नाते वहाँ पे सोलर का भी काम हो रहा था, तो मुझे लगा कि इंजीनियर हूँ तो सोलर जैसा कुछ काम करना चाहिए। बट गांव में जब भेजा गया हम लोगों को, तो हम लोगों ने स्टार्टिंग में जब सर्वे शुरू किया कि क्या क्या समस्याएं हैं, तो उस दौरान गांव की एक बूढ़ी महिला ने कहा कि ऐसी तो कोई समस्या नहीं है, अगर तुम पानी पे कुछ कर सकते हो तो करो, और नहीं तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी। तो फिर धीरे धीरे पानी के बारे में जानने की कोशिश हुई कि क्या है राजस्थान में, किस तरीके से पानी बचाते हैं, कितनी समस्या है लोग को, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में क्या क्या समस्याएं हो रही है। तब धीरे धीरे इसके बारे में और पढ़ना शुरू किया। तब मेरे को ये ऑनेस्टली बोले तो वाटर कंजर्वेशन बस किताबों में पढ़ा था, कितना ये जीवन में महत्वपूर्ण था ये वहाँ जा कर के लोगों के बीच जा कर के समझ में आया। उन्होंने कई सारी चीज़ें बताई मेरे को कि पहले कैसे वो लोग पानी बचाते थे, क्या करते थे। तो जो ट्रेडिशनल उन लोग का जो वाटर कंजर्वेशन जो टेक्निक कह लीजिए या इंडिजीनियस विजडम कह लीजिए, तो वो चीज़ मेरे को बड़ा उसको जानने में उत्सुकता हुई। तो धीरे धीरे फिर वहाँ पे एक प्रोजेक्ट मैंने चुना फेलोशिप के ही दौरान कि मुझे एक पानी पे ही काम करना है। लोगों से बोला, लोग बोले कि ठीक है। उसके बाद वो कई तालाब दिखाने लग गए, यहाँ देखिए, ये देखिए, इस तालाब का जीर्णोद्धार हो सकता है। तो ऐसे करते करते एक साइट पे हम लोग पहुंचे और उन्होंने कहा कि वो एक चारागाह था। तो उन्होंने, उन्हीं का ये विजडम था, उन्होंने कहा कि हम लोग वो पूरे चारागाह जो 703 बीघे का चारागाह था उसमें हम लोगों ने वहाँ पे एक चौकड़ी मारी, चारों तरफ घूमा। उन्होंने कहा कि यहाँ अगर हम लोग वर्षा जल संचयन करें तो यहाँ बहुत पानी इकट्ठा हो सकता है और जिससे 5 गांव को पानी मिलेगा। तो ये पूरी की पूरी जो गांव की कमिटी थी, ये सारी चीज़ें गांव की कमिटी के द्वारा ही और संस्था के सपोर्ट के द्वारा बस किया गया। मैं बस वहाँ पे एक मीडिएटर कह लीजिए कि उस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था थोड़ा। बट बाकी जो लोग थे वो सब अपने ट्रेडिशनल जो उनका नॉलेज सिस्टम था उसी के आधार पे उन लोगों ने वो तालाब किया। और धीरे धीरे देखा जाए तो वो प्रोजेक्ट को करना, वो जो पूरा ड्यूरेशन था, वो मेरे को बहुत ज़्यादा मेरे लिए ट्रांसफॉर्मेटिव था वो जर्नी। मतलब इस तरीके से मैं इसी रास्ते पे चल पड़ा, पानी के ही रास्ते, पानी जिस तरफ जाता है उस तरफ चल दिया। तो जी। एक एक टेड टॉक मैंने देखा था अनुपम मिश्र जी की। उनकी एक बहुत ज्यादा वो बात करते हैं। आपने भी मुझे पुस्तक रिकमेंड की थी और शायद आपने कईयों को वो जी। पुस्तक रिकमेंड की है कि आज भी खरे हैं तालाब, मध्य प्रदेश की जो कहानी है जी। उस पर आप कुछ प्रकाश डालें जी। अगर देखा जाए तो आज भी खरे हैं तालाब एक तरीके का वो एक रिसर्च है। अगर उसको हम, वो किताब इतनी खूबसूरत किताब है जो अनुपम मिश्र जी ने लिखी है, उसमें आपको एक रिसर्च मिलेगा कि किस तरीके से जो एंशियंट अपना भारत का जो प्राचीन विजडम था, सो वो किस तरीके से काम करता था, जो कि एक तरीके से काफ़ी हद तक कम्युनिटी ड्रिवन था। कम्युनिटी को जो जो भी लोकल रिसोर्सेज थे उनको उस चीज़ पे मतलब ये सेंस था कि ये रिसोर्स हमारा है और ये चीज़ के लिए हमें काम करना है, चाहे वो तालाब हो, चाहे वो नदी हो, कितनी साफ सफाई रखनी है, कैसे संचयन करना है, चाहे वो क्रॉप रोटेशन की भी बात आ जाए, तो वो सब एक पूरा का पूरा वो एक मॉडल था कि रिसोर्स मैनेजमेंट कैसे हो, वो कम्युनिटी करती थी। तो अनुपम मिश्र जी ने उस किताब में अगर देखा जाए तो
ईस्ट से वेस्ट और नॉर्थ से साउथ, वो मतलब इंडिया के जो जितने ट्रेडिशनल विजडम थे उन सबको एक बहुत अच्छे तरीके से किताब में पिरोया है। जैसे ही आप किताब देखेंगे बहुत अच्छी उसमें कविता जैसी है कि सैकड़ों हजारों तालाब शून्य से प्रकट नहीं हुए, इनको बनाने में इकाई थी, इसमें इकाई थी बनाने वालों की तो दहाई थी बनवाने वालों की, और इन इकाइयों दहाइयों का मिला करके सैकड़ों हजारों तालाब का निर्माण हुआ। और पिछले कुछ 200 वर्षों में एक नई किस्म की पढ़ गई एक पीढ़ी आई जिन्होंने इन सैकड़ों हजारों तालाब को वापस शून्य में तब्दील कर दिया। तो ये अगर देखा जाए तो इस कविता में बहुत ही अच्छे तरीके से ये समझाने की कोशिश की गई है कि पहले मतलब ब्रिटिशर्स के आने के पहले हम लोग किस तरीके से मैनेज करते थे अपने जो रिसोर्सेज थे। और जैसा कि मैंने बोला जो जो कि एक कम्युनिटी ड्रिवन पूरा एक सिस्टम था। ब्रिटिशर्स के आने के बाद ये हुआ कि उन लोगों ने इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया, और जो भी कह ले कि जिस चीज़ से उनको टैक्स या रेवेन्यू नहीं मिल रही थी उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया उन्होंने। और ये जो एक हमारा पूरा सिस्टम था इसको भी इग्नोर किया कि जो इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम था इस चीज़ पे उन्होंने ध्यान नहीं दिया। और उसके अलावा जब हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा देखें उस समय हमें मौका मिला कि जब जब हम पॉलिसीज लिख रहे थे पानी को लेकर के या नेचुरल रिसोर्सेज को लेकर के, तो हमें वापस से उस चीज़ पे थोड़ा ध्यान देना चाहिए था। बट हमारा माइंडसेट कहीं ना कहीं वो जो कॉलोनियल सिस्टम था उस चीज़ से जो जो भी इंडिया का कह ले कि एक ब्यूरोक्रेटिक डोमिनेंस आया या एक टेक्नोलॉजिकल एलिटिज्म जो था कि मतलब हेवी इंजीनियरिंग या बड़े 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 डैम्स आने चाहिए या बड़े कैनाल के प्रोजेक्ट्स, तो हम लोगों ने उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। तो वही अनुपम मिश्र जी कह रहे हैं कि नई किस्म की पढ़ाई पढ़ गई पीढ़ी ने की वापस से पढ़ाई। सबको शून्य में तब्दील कर दिया। तो ऐसे कई कई उस पुस्तक में उल्लेख है। जैसे उन्होंने बताया कि जो कुछ ऐसे हमारे कास्ट थे जो इस तालाब को बनाने का कुओं को बनाने का काम करते थे। तो हम लोग देखा जाए तो वो उस जमाने के वो इंजीनियर्स थे। तो कहीं ना कहीं ये सारा नॉलेज ब्रिटिशर्स के टाइम पे उस समय ये सब कुछ खो गया। सो वो किताब हम सबको एक बहुत अच्छा एक उस उस एरा में ले करके जाती है जिस जिस समय बहुत ही जो एजुकेशन कह लें और ये विजडम कह लें जो बहुत रिच था। तो उस समय वो जब उन लोगों ने बनाया तो वो सेंस ऑफ ओनरशिप भी था क्योंकि वो कम्युनिटी के पास था। और वो इस पोस्ट इंडिपेंडेंस भी कहिए वो शिफ्ट हो गया फोकस कहीं और, कि अब तो ये स्टेट का अफेयर हो गया, डिपार्टमेंट्स बन गए, राइट, राइट। कई तरह के सिस्टम आ गए। बट देखा जाए तो वो वहां पे भी काम सही से नहीं हो पाया। तो ये वाला और चीज ये था कि, और एक जी, जो आपने कहा कि जो आपके पूर्वज यहाँ पे आए और जो यहाँ के जो राजा थे उन्होंने ये चीज दिया, तो ये भी अनुपम मिश्र जी की किताब में इन सब चीजों का भी उल्लेख आता है कि किस तरीके से जो इन सब चीज के लिए जमीन दान दी जाती थी वो टैक्स फ्री रहती थी, क्योंकि ये इस चीज राइट। को बहुत ही पुण्य का काम माना जा रहा था। इनफैक्ट जब मैं राजस्थान में ये तालाब बनवा रहा था तो उन लोगों ने कहा कि आपने ये बड़ा अच्छा प्रोजेक्ट, बड़ा अच्छा काम किया, यहाँ आपने 7-8 पीढ़ी के लिए आपने पुण्य कमा लिया अपनी पीढ़ी के लिए। सो बेसिकली इसमें भी एक विजडम था कि वो 7-8 पीढ़ी के लिए पुण्य नहीं कमाया, आने वाली 7-8 पीढ़ी को हमने एक वाटर रिसोर्स उनके लिए इंश्योर किया। जो वाटर सस्टेनेबिलिटी होती, वो पानी इंश्योर करना, वो है कि हमने आने वाली पीढ़ी के लिए वो कितना इंश्योर किया। राइट, राइट। और ये कम्युनिटी ड्रिवन आपने कहा तो अर्थशास्त्र का जो मुझे एक रेलेवेंस आप दिखता है, आचार्य चाणक्य कहते हैं कि नियम उन्होंने बनाया था कि जब भी तालाब बन रहा हो, बावड़ी बन रही हो, तो उसमें श्रमदान देना है पहला।
जो श्रमदान नहीं दे सकता वो धन का दान देगा, जो धन का दान नहीं देगा वो अपने घोड़े को भेजे, बैल को भेजे, बैलगाड़ी को भेजे, किसी और को अपने बदले भेजे। तो तीन चार तरीके से उन्होंने कहा कि योगदान है तो ठीक है, और नहीं योगदान है तो उसे पानी ना पीने दिया जाए। इतना कठोर नियम आचार्य चाणक्य बनाते हैं कि आपको उसका हिस्सा बनना है ये, क्योंकि उस जल का लाभ सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, वो तो पूरे कृषि को लेकर के पूरे समाज को उसका जो लाभ है वो जाएगा, और कई पीढ़ियों तक उसका लाभ मिलता रहेगा। तो आपने जो कहा कम्युनिटी ड्रिवन, तो यहाँ पर स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट आचार्य चाणक्य भी नहीं कर रहे हैं। जो वाटर बॉडी वाला है, राइट, वो रिसोर्सेज दे दे रहे हैं कि कोई रिसोर्सेज लग रही है तो दे दे रहे हैं, बट इट्स नॉट कि मशीनरी पूरी उनकी है। समाज का ओनरशिप है उस चीज को लेकर के। हाँ, ये यही चीज़ है। ये मतलब अगर पहले ज़माने में देखा जाए, ये पूरा सिस्टम वर्क किया था, स्टेट स्पॉन्सर्ड नहीं था, स्टेट द्वारा सपोर्टेड कह लीजिए या मोटिवेटेड कह लीजिए, बट वो कम्युनिटी ओन्ड था, और वो पूरा का पूरा उसमें राइट। सबका, मतलब अगर पूरे गांव का दान आ रहा है तो उसमें राजा का भी दान आ रहा है। तो वो एक तरीके से वो ठीक है, किसी का ज़्यादा आया किसी का कम आया, बट वो मैनेज भी किसी स्टेट के थ्रू नहीं होता था, और राइट। उसलिए वो सिस्टम इतने हजारों सालों तक वो चला। तो ये जो हम अभी कंप्लेन भी करते हैं सरकार ये नहीं कर रही है वो नहीं कर रही, तो आई थिंक ये अप्रोच भी गलत है, राइट। कुछ चीजें जिम्मेदारी हमें अपने ऊपर भी लेनी है, क्योंकि हम ज्यादा क्लोज है अपने प्रॉब्लम्स के, राइट, मतलब। तो इसीलिए जब हम लोग अभी तो इतने वाटर बिल्स भी आ गए हैं, तो थोड़ा सा जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनको ये सोचना चाहिए, एक एक बार, जो भी यंग लोग भी अगर इस पॉलिसी की दिशा में काम कर रहे हैं, तो उन लोग को एक बार थोड़ा जा करके पास्ट में देखना चाहिए कि किस तरीके का सिस्टम था जो इतने हजारों सालों तक वो सस्टेन किया। Okay. अ, और जहाँ हमें ज़रूरत पड़ रही है मॉडर्न टेक्नोलॉजी की, वहाँ हम उस मॉडर्न टेक को इंटीग्रेट करें। तो ठीक है, कई सारे अभी मशीनरी आ गई, जैसे अगर सपोज बात करें कि मॉडर्न टेक में वाटर रिसाइकिल की बात आ रही है, तो ये एक बड़ा अच्छा नया कॉन्सेप्ट है कि हम लोग सबसे पहले तो इंश्योर करें कि हम लोग पानी को बचाएं, उसके बाद उसके यूजेस हैं, उस चीज़ को हम लोग एक सिस्टमाइज करें कि किस तरीके से यूजेस होने चाहिए। जैसे सपोज एग्रीकल्चर में ज़्यादातर देखा जाए तो फ्रेश वाटर का यूज़ तो मोर देन 50% एग्रीकल्चर इरिगेशन में ही यूज़ हो रहा है। तो वहाँ पे भी एक जो पुराना सिस्टम था जो चला आ रहा था, जैसे कम्युनिटी ड्रिवन सिस्टम, तो उसमें गांव में एक बैठक होती थी, ग्राम सभा होती थी कि इस साल वर्षा कम हुई है, तो जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनमें हम लोग कौन से क्रॉप्स यूज करें कि कम पानी। तो ये पूरा, ये आप सिस्टम देख रहे हैं किस तरीके से, मतलब आपस में वहां बैठ करके ग्राम सभा करते हुए, कम्युनिटी को साथ लेते हुए, कलेक्टिव डिसीजन के साथ वो लोग इन सब चीज़ों को लेते थे। तो उसमें हम लोग देखें कि किस तरीके से उसके बाद जब बात आती है कि ठीक है यूजेस हो गया, फिर हम लोग देख रहे हैं यूज करने के बाद अगर सपोज हम लोग कुछ वैसा रिसाइकल यूनिट लगा सकें, वाटर को रीयूज हम लोग कैसे करें, कहाँ रीयूज कर सकते हैं उस पानी को। तो ये पूरा का पूरा ये सिस्टम मैच हो रहा है कि आप पुराने इंडिजीनियस नॉलेज सिस्टम को भी ला रहे हैं और एक मॉडर्न टेक को भी उसके साथ इंटीग्रेट कर रहे हैं। सो एक बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन निकल के आया। ये जो जैसे गांव में आप गए जहां पर आपने जो 7 वाटर बॉडीज पे आपने काम किया, तो ये पहले फेज में ये जो मोबिलाइजेशन है या गांव को कन्विंस करना, गांव के लोगों को, ये कितना बड़ा टास्क है, क्योंकि ये अविश्वास बहुत ज्यादा है। ये जो एनजीओ का बेसिकली जो एक परसेप्शन बना है कि कोई आते हैं बाहर से, सरकारी फंड लेते हैं, शायद हमारे नाम पर पैसे लेकर चले जाते हैं, तो ये जो परसेप्शन जो बुरा हुआ है, और उस परसेप्शन के साथ फिर जाना और फिर उनको मोटिवेट करना, मतलब उन्हीं से काम करवाना, राइट। मतलब ये सिर्फ ये नहीं है कि हम काम करें, उनको भी इन्वॉल्व करना प्रोसेस में। तो ये एज अ चैलेंज कैसे आपने इसको टैकल किया, या कैसे आप देखते हैं इस चीज को? ये देखा जाए तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन बहुत ही चैलेंजिंग टास्क है। और जब मैं शुरुआत में वहाँ गया तो जिस तरीके से रिस्पांस मिल रहे थे, कई कई दिन ऐसे ही बीत जाते थे, जैसे सुबह से शाम हो गई और उस दिन कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ।
वहाँ पे थोड़ी सी पेशेंस की ज़रूरत है कि चीज़ें थोड़ी धीरे धीरे मूव करती हैं। अगर हम लोग जिस तरीके के कॉरपोरेट कल्चर से आए या शहरी जो हमारे तौर तरीके हैं कि हम गए वहाँ जल्दी से बोला फटाक से काम कर लिया, तो हम जो कह रहे हैं उनको भी वो चीज़ अडॉप्ट करने में, ट्रस्ट बिल्ड करने में समय लगता है। मेरे साथ भी ये चीज़ हुई, लोगों ने कहा कि आपके जैसे कई लोग आए, हाँ एनजीओज वाले आते हैं, वो कुछ कुछ बोलते हैं फिर चले जाते हैं। तो अ, उनके साथ मैं वहाँ रह रहा था, चौबीसों घंटे मैं उसी गांव में था, सुबह शाम उनसे मिलता था। गांव में नुक्कड़ होते थे, वहाँ पे बैठ के चर्चा करना, कई सारी फॉर्मल मीटिंग्स की, कई इनफॉर्मल मीटिंग्स की, समझाया लोगों को साथ ले लेके। सो उसको करते करते 6-7 महीने का टाइम लगा वो एक ट्रस्ट बिल्ड करने में। और उसके बाद जब लोगों को भरोसा आया, तब उन्होंने खुद कहा कि ये एक तो उनके तरफ से जो सहायता राशि आई, जो उन्होंने 2 लाख रुपए बोला कि इस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, स्टार्ट हम ये काम करेंगे, उसके बाद आपका काम है कि बाकी फंड्स आप देखिए कैसे मैनेज हो सकता है। आप संस्था के थ्रू आए हैं तो आप संस्था से बात करिए। उसके अलावा उन्होंने जब काम की शुरुआत हुई थी तो उस समय उन्होंने हर घर से सबने श्रमदान दिया था, वो एक दिन का। और उसके अलावा जब हमें सहायता मिली बेयरफुट कॉलेज से एक धनराशि की, तो उनका ये भी था, हम लोगों ने तो एक तो नरेगा का जो भी मस्ट रोल है और जो उनका वर्किंग सिस्टम है वो फॉलो किया, बट इसके अलावा 15 दिन में उनका एक दिन का श्रमदान रहता था। ये सब ग्राम सभा से उन्हीं के बीच तय हुआ था। और जो एक दिन का जो लेबर रहता था वो वापस से फिर प्रोजेक्ट फंड में चला जाता था। तो इस तरीके से मतलब हर 15 दिन पे एक दिन का श्रमदान उनका उसमें आता था। तो इस ये करने की वजह से जो सेंस ऑफ ओनरशिप है, जो लोग वहाँ श्रमदान के लिए आए, चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, जवान हो, उनको एक ओनरशिप का है कि हाँ इस तालाब से मैंने भले ही 4 या 5 तगाड़ी मिट्टी निकाली है, बट मैंने निकाली है, मेरा योगदान रहा है इस चीज को बनाने में। सो वो चीज हमेशा, वो सेंस ऑफ ओनरशिप उनमें वो श्रमदान के थ्रू ही आया। तो वो बिल्कुल बिल्कुल। चीज़ें हैं और धीरे धीरे इस तरीके से ट्रस्ट बिल्ड हुआ और कम्युनिटी ने अपनाया। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग टास्क है। ये डिपेंड करता है कभी कभी सिचुएशंस वहाँ कैसी है, आप कैसे हैंडल कर रहे हैं। बट एक चीज़ है, जब आप उनके बीच जा कर के रहना शुरू कर देंगे और थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे तो धीरे धीरे वो एक रिश्ता बन जाता है। और काफ़ी सीखने को मिला कि जो कितनी आसानी से काम हो गया और इतना बड़ा वो तालाब बना। वहाँ आज के डेट में 5 गांव के जानवर तो पानी पी रहे हैं। उसके अलावा पिछले साल मैं वहाँ गया था, नील गाय और माइग्रेटरी बर्ड्स भी वहाँ आ चुके हैं, क्योंकि एक बार पानी आया तो धीरे धीरे वो सब खिंचे चले बिल्कुल। आएंगे। और भी कुछ जंगली जानवर हैं, वो भी पानी पीने के लिए वहाँ पे आ रहे हैं। और अभी तक देखा जाए तो अ, कई सारे कितने अनगिनत जीव भी वहां से पानी पी लिए। जब मेरा फेलोशिप खत्म हुआ था तो मैंने एक यात्रा की थी, मोटरसाइकिल यात्रा। तो कहा जाए तो उस यात्रा से इंस्पायर्ड होकर के कहीं ना कहीं ये फिर ये संस्था तक बात पहुंची और पानी तक। तो वो यात्रा भी पानी पे ही थी, हार्वेस्टिंग द हेवन कैंपेन वो एक तरीके से था। क्योंकि जब फेलोशिप ख़त्म हुआ तो मेरी इच्छा थी कि, जैसे पहले से इच्छा थी, बाइक चलाने का शौक था ही, तो भारत भ्रमण करना था। और सोचा कि भारत भ्रमण के साथ कुछ एजेंडा होना चाहिए। तो मैंने उसके लिए क्राउड फंडिंग किया था। काफ़ी मेरे दोस्तों ने वो राजस्थान के प्रोजेक्ट को देखते हुए सपोर्ट किया। और वो यात्रा राजस्थान से रामेश्वरम तक थी और रामेश्वरम से फिर होकर के उड़ीसा तक। तो उसी दौरान एक चीज़ हुई थी, मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं यात्रा करते हुए पहुँचा कन्याकुमारी, कन्याकुमारी सदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, तो वहाँ जब मैं खड़ा था, और एक तो मैं इतने सारे स्टेट से होते हुए आया था और इतना खूबसूरत अनुभव था हर स्टेट का। और हर स्टेट के जो लोग थे, हॉस्पिटैलिटी में कहिए, वो खुद को
मतलब आगे रख करके ये कह रहे थे। जैसे महाराष्ट्र में जब मैं था तो लोगों ने कहा कि यहाँ तो आपको कोई समस्या नहीं हुई, हम लोगों ने बहुत अच्छा आपका ध्यान रखा, आगे आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम होगी। बट जब मैं कर्नाटका पहुंचा, वहां पे लोगों ने कहा कि आपका बाकी स्टेट का अनुभव कैसा रहा, क्योंकि बड़ा अच्छा था, काफी खूबसूरत था। तो नहीं, यहाँ पे भी आपको कोई समस्या नहीं होगी। इनफैक्ट एक रास्ते में पुलिस वाले मिल गए थे, उन्होंने नंबर ले लिया मेरा हाईवे पे। वो बोले कि अगर कोई भी समस्या हो तो मुझे बताने के लिए, और यहाँ आपको कर्नाटका में कोई समस्या नहीं होगी। सेम बात केरला में कही गई। केरला के लोगों ने कहा कि हमें तो हिंदी आती है, हम मैनेज कर लेते हैं, बट आगे आपको प्रॉब्लम होगी। बट तमिलनाडु जब मैं पहुंचा, वहां के लोगों ने इनफैक्ट कुछ एक राइडर्स का ग्रुप मिल गया जब उनको पता चला कि मैं पानी के ऊपर राइड कर रहा हूँ। तो वो एक जगह मेरे को बोले कि हमारे साथ थोड़ा बैठो, खाओ, आप क्या पानी पे काम कर रहे हो वो थोड़ा बताओ। सो उन्होंने भी सेम बात कही कि आपको सबसे मतलब क्या हॉस्पिटेबल हमारा स्टेट है, यहाँ आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ। तो ये वाला जो अनुभव था, ये मेरे को बड़ा मजा आ रहा था कि हर स्टेट के लोग, कंपटीशन चल रही। कंपटीशन चल रहा है कि नहीं हम सबसे बेहतर हैं। और देखा जाए तो उस यात्रा के दौरान मेरे को ये समझ में आया, मैं एक तो काफी रूरल एरिया से होकर के गुजर रहा था, काफी रिमोट एरियाज कवर कर रहा था। और जो समस्या जैसे पानी की, जैसे राजस्थान में मैंने देखा, वहाँ मिट्टी के मटके थे, और तमिलनाडु में वो मिट्टी के मटके रिप्लेस हो गए, यहाँ प्लास्टिक के मटके आ गए, मगर पानी की समस्या यहाँ पे भी थी। सो वो एक चीज़ पता चली। जैसे मैं जिस समय मैं राइड कर रहा था, मैं बैंगलोर के आसपास था, और उसी वक्त बैंगलोर को वर्ल्ड्स मोस्ट डायनेमिक सिटी का अवार्ड ऐसा कुछ मिला था। और मैं उस समय तुमकुर डिस्ट्रिक्ट में था, वहाँ पावगड़ा ब्लॉक में। वहाँ किसानों की एक सभा थी, उसमें मैं पानी के ऊपर एक सेशन कर रहा था। तो वहाँ पे ये देख करके जिस तरीके से पानी की समस्याएं लोग बता रहे थे, और एक दो गांव जो मैं विजिट किया, जो देखा पानी की समस्या, सो कितना अंतर है एक स्टेट कैपिटल और उसके आसपास के एरिया में। ये एक मतलब बहुत बड़ा गैप दिखा, जो डेवलपमेंट का फैक्टर हम कह लें अगर पानी को लें, कि पानी तो बहुत बड़ा फैक्टर है डेवलपमेंट का। और ये सारी चीज़ें अनुभव थी जो मुझे समझ में आई। और जब मैं कन्याकुमारी पहुंचा, उस बात पे आता हूँ। कन्याकुमारी पहुंचने पे मेरे को ऐसे पीछे मुड़ के देखने पे लगा कि कितना खूबसूरत ये देश है, और कितनी मैं दूर आ गया कि मैं यहाँ लास्ट पॉइंट पे खड़ा हूँ, और इसके आगे समुंदर है। और जाने को तो लोग समुंदर पे भी पुल बना के श्री रामचंद्र गए। तो अब बिल्कुल। थोड़ा जो है, अब वापस जाओ और कुछ काम करो, कुछ ऐसा सॉलिड काम करो। तो ये वहाँ रात में खड़े होके, मतलब समुंदर किनारे बाइक लगी हुई थी, मैं वहाँ पहुंचा था, 12 घंटे की वो राइड थी, पूरा केरला क्रॉस किया था। तो वो बड़ा खूबसूरत अनुभव रहा उस राइड का। अनफॉर्चुनेटली वो राइड पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि बीच में आपका डिमोनेटाइजेशन आया, तो समस्या, और मेरे को भी काफ़ी ज़्यादा फटीग हो गया था, क्योंकि मैं अकेले राइड कर रहा था। लगभग 60 दिन से ऊपर हो चुके थे। सो उम्मीद ये है कि हम लोग वापस से 2026 में 10 साल के बाद वो जो सर्किट छूटा हुआ था, वाह। सो अगेन मतलब हम लोग उड़ीसा से उड़ीसा उड़ीसा से से राजस्थान, स्टार्ट राइट? करके, नो, उड़ीसा से बंगाल, एंड देन पूरा नॉर्थ ईस्ट, सातों स्टेट कवर करते हुए, और ऊपर नॉर्थ तक से देन राजस्थान हम लोग एड करें। और इस बार हम लोग की ये कोशिश है कि हम लोग स्टेट वाइज चैप्टर्स में जो पानी की समस्याएं हैं, और जो पानी का वहाँ जो नॉलेज सिस्टम था, उसको हम लोग प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करें। और ऐसा हम लोग कुछ जहाँ पे जो रिमोट एरियाज हैं, हम लोग एक एक एग्जाम्पल सेट कर सके हर स्टेट में, कि वहाँ पे हम लोग कोई किसी तरीके का सल्यूशन या कोई इंटरवेंशन कर सके। सो हम लोग इस प्लान में हैं, देखते हैं, होपफुली 26 में हम लोग ये सर्किट कंप्लीट करें पानी को लेकर। और एक बात भी मुझे आपसे कहनी थी, जो रांची में जो समस्या है, जी। वाटर टेबल की जो बात हो रही है, तो एक एक्विफायर का जो कॉन्सेप्ट है,
थोड़ा एक आम पब्लिक या जो लेमैन टर्म में समझाएं कि ये जो लोगों को या हम सभी को लगता है कि जो बारिश होती है तो बारिश तो सब कुछ रिचार्ज कर देती होगी, राइट? तो पानी की कैसी समस्याएं, हमारे 6 ऋतुएं हैं, भारत तो मतलब गिफ्टेड है इतने सारे नदियों के साथ, ठीक है? तो फिर ये वाटर टेबल की जो समस्या है या पेड़ काटने से इसका क्या रिलेशन है, इस पर अगर आप कुछ बात रख पाए तो। देखिए, भारत, जो आपने सही कहा, हम लोग वाटर, मतलब भारत में वाटर क्राइसिस नहीं है, वाटर स्ट्रेस है। क्योंकि अगर डेटाज उठा के देखें तो कई सारे एरियाज जो ड्रॉट प्रोन हैं वो रेनफेड भी हैं, वहाँ बारिश अच्छी हो रही है, फिर भी वहाँ सूखे की ओके। समस्या है। और उसी में जैसे सपोज हम लोग रांची ले लें तो 1000 mm से ऊपर रेनफॉल है, बट फिर भी रांची को अगर हम लोग देखें तो सूखा क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ की जो पहाड़ी टोपोग्राफी है उस तरीके से है। तो बारिश तो अच्छी हुई, बट वो बारिश बह के वो पानी निकल गया। सो हम लोगों ने उस चीज़ का प्रबंधन नहीं किया, हम लोगों ने वो कैसे उसको मैनेज करे, कैसे कंजर्व करे रेन वाटर को। तो अगर जब हम लोग, जैसे आपने एक्वाइफर की बात कही, तो जैसे हम लोग कंजर्व करते हैं, जैसे पहले मुझे भी ये लगता था कि बारिश हुआ, वहाँ मिट्टी है तो वो रिचार्ज हो जाएगा, वो मिट्टी है उसके अंदर अंदर पानी जा रहा है, बट वो रिचार्ज नहीं हो पाता है क्योंकि कई सारे लेयर्स हैं मिट्टी के भी। तो अगर देखा जाए तो वो मिट्टी के प्रोसेस से वो इवापरेट हो जाता है वाटर, जैसे ही वो गर्म होती है मिट्टी। तो जब तक हम लोग लार्ज क्वांटिटी में वहाँ पे वाटर को होल्ड नहीं करेंगे, तो वो जैसे ऐसे तालाब हुआ, अब वहाँ पे हम लोगों ने एक लार्ज अमाउंट में पानी को होल्ड किया है, तो वो धीरे 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 वो फिर सीप डाउन करके नीचे जो एक्वाइफर्स का ही है वो एक पॉकेट्स होता है। जैसे हम लोग बोरवेल्स करते हैं तो हमें यहाँ पानी मिल गया, जैसे रांची की समस्या आप बता रहे हैं, रांची में ये भी है कि आपने यहाँ बोरवेल किया और यहाँ से 5 कदम आगे जा रहे हैं तो शायद पानी ना मिले। तो यहाँ ये हम्म। पहाड़ी क्षेत्र है, तो पथरीला क्षेत्र होने के वजह से यहाँ पे जो क्रैक्स हैं, तो वो क्रैक्स में फिर कहीं कहीं वो पॉकेट्स के रूप में, वो जो एक्वाइफर जिनको बोल लें, जो टर्म है, तो वहाँ पे वो पानी जमा होते हैं। सो जो पानी जमा होता है जो नीचे पॉकेट्स में, उन्हीं उसी चीज़ को एक्वाइफर बोलते हैं। और जैसे पेड़ वाली बात आपने कही, तो अगर हम लोग एग्जांपल लें कि सपोज हम लोग सेंट्रल रांची में हैं और एक रिंग रोड है, सपोज रिंग रोड पहले नहीं था, वहाँ पे कई घना जंगल था, कई पेड़ थे, तो वहाँ पे जो पेड़ है, वहाँ बारिश हो रही है, वो पेड़ धीरे धीरे अपने जड़ों से क्रैक्स के थ्रू पानी ले जाते हुए कहीं यहाँ सेंट्रल रांची में वो क्रैक्स आकर के वो ओ। एक्वाइफर तक पानी पहुंच रहा है। सो बहुत ही, मतलब आप देखें तो कहीं और हम लोग कोई तालाब बनाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका रिचार्ज वहीं हो, वो धीरे धीरे वो ओके। कई क्षेत्र में फैलता है, कई दिशा में फैलता है। सो वही जो यहाँ पथरीला इलाका होने की वजह से वो पानी कई किलोमीटर आ करके वहाँ क्रैक्स के थ्रू होते हुए आकर के वो पॉकेट्स में जमा हुआ। सो अगर वहाँ पेड़ कट गए तो शायद वो जो पेड़ की जड़ पानी को नीचे तक पहुंचा रही थी, तो वो इफेक्ट हो गई, अब वो बंद हो गया। सो यहाँ पे जो पॉकेट है जिसमें पानी आ रहा था वो सूख जाएगा, फिर यहाँ पानी खत्म, यहाँ पानी की, जो हम लोग कहते हैं यहाँ पानी सूख गया, यहाँ पानी की समस्या हो। तो ये सब इंटरलिंक्ड है, चाहे वो पेड़ और पानी तो बहुत ही इंटरलिंक्ड है। तो पेड़ का जो वो पूरा एक सिस्टम बना हुआ है नेचर का कि ये किस तरीके से काम करेगा। तो तो ये जो हमारी नीतियां बनती है कि कहीं भी वो 15 फीट का 200 बाई 200 का जो एक पॉन्ड जैसा बनाते हैं, तो ये तो मतलब इन टर्म्स ऑफ पॉलिसी इट इज बेटर कि जो पुराने तालाब है उनको हम रिचार्ज करें, राइट? क्योंकि वो जोग्राफिकली सूटेड है, मतलब जो अनुपम मिश्र भी जी कहते हैं कि पेट होता है तालाब का भी, एक अपना पेट होता है, राइट? मतलब राइट, आप कहीं भी गड्ढा कर दोगे तो वो वो नहीं, वाटर रिचार्ज नहीं होगा। तो वो एक ज्योग्राफी को देखते हुए कि सपोज कि उस तरफ अगर ऊंचा इलाका है, उस तरफ एक जंगल जैसा इलाका है,
सो कैसे वहाँ से पानी बहते हुए आएगा, वो कहाँ हम लोग यहाँ पे कैसे पानी स्टोर करें। सो कई सारे उसमें फैक्टर्स हैं, ज्योग्राफी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। सो ये सब जो पुराने ज़माने के लोग थे इन सब चीज़ों को समझते थे। तो हम लोग अगर देखें तो अगर पॉलिसी बना रहे हैं तो थोड़ा उस पे ये ध्यान भी देना चाहिए कि हम लोग जो पुराने स्ट्रक्चर्स हैं उनको कैसे रिवाइटलाइज करें, कैसे रिजुविनेट करें। सो उस चीज़ को भी हम लोग थोड़ा ध्यान में रखें कि तब तब हम ये देखें कि वहाँ नए स्ट्रक्चर की ज़रूरत है या नहीं, या हम लोग पुराने स्ट्रक्चर्स को कितना रिवाइव कर सकते हैं। और इस चीज़ में, इस पॉलिसी में ये भी इम्पोर्टेंट पार्ट है कि हम लोग कैसे जो लोकल कम्युनिटी है उनको इन्वॉल्व करना ज़रूरी है कि हम कहीं और बैठे हम पॉलिसी इस चीज़ को बना ले। और हम्म। कोई एक पॉलिसी भी नहीं चल सकती है, आप देखिए तो यहाँ पे तो एरिया वाइज चीज़ें आ जाती हैं। सो राइट। कई सारे फैक्टर्स इस चीज़ को इफेक्ट करते हैं। तो नए पॉलिसी मेकर्स को इन सब चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से वो एक तालमेल बिठा करके सोसाइटी के साथ वो ये करे, क्योंकि यही चीज़ इग्नोर हुई है जब नए भारत में जब वापस से नीतियों का गठन हो रहा था। तो शायद पुराने टाइम पे जा कर के देखना चाहिए था, लोकल कम्युनिटीज़ को इन्वॉल्व करना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ी चूक हुई है। तो हम लोग को इस चीज़ पे वापस से ध्यान देने की ज़रूरत है। आई थिंक एक परसेप्शन है कि जो अनपढ़ है उनमें विजडम नहीं होता है। ये एक कॉलोनाइज्ड माइंड ऐसे ही सोचता है कि हमने पढ़ा लिखा है, हमारे पास डिग्री है, तो हमें ही नॉलेज होगा, राइट। जो एक अनपढ़ है उन्हें क्या ज्ञान होगा। बट प्रकृति को ऑब्जर्व करने का जो क्षमता है, जो पावर है, राइट, पैटर्न्स को पहचानना, जी। तो वो आई थिंक अनपैरेलल है। जो भी लोकल कम्युनिटीज होती हैं जी, जो ये काम करते आए हैं, और जो आपने जाति की भी बात कही, अब हम लोग गाय पालन पे भी जब बात करते हैं तो हम देखते हैं कि 1000 साल से जो जाति गाय को पालने में महारत हासिल की है, वो सीखने में समय नहीं लगाते, वो नेचुरल उनके अंदर है वो कैपेसिटी। तो आई थिंक एक जो विश्वकर्मा मिशन है, एक टर्म ऑफ पॉलिसी हम बात कर सकते हैं कि हम एक स्किल सेट को प्रमोट करने के लिए पहली बार कोई एक नीति लाए, जो विश्वकर्मा, आप देखेंगे जो पॉलिसी है, राइट, कि जो ट्रेडिशनल आर्ट या स्किल जो है उसको प्रमोट करने के लिए सपोर्ट सिस्टम बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर आप कह रहे थे कि तालाबों को भी जानने वाले, समझने वाले पूरी एक कास्ट, पूरी एक जाति रहती थी जिनको ये पूरा ये अपना ज्ञान होता था, जो ये कार्य करते थे। एक आखिरी जाते जाते एक प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, ये जो बंड है, एक्चुअली तालाब में हम क्या देखते हैं कि कोई भी तालाब हो, 7-8 साल में क्या होता है कि वो मिट्टी फिर भर ही जाती है, मतलब वो तालाब जीवंत नहीं रहता। और पुराने तालाबों के आसपास हम पेड़ों को भी देखते हैं, राइट, मतलब ट्री प्लांटेशन, जो आज के तालाबों में हम नहीं दिखाई देते, जो भी नए बनाए, तो उसमें कोई ट्री प्लांटेशन का कॉन्सेप्ट नहीं दिखता उसके बाउंड्री पे। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये क्या मैनेजमेंट से ही सॉल्व होती थी, जो 7 साल में, 8 साल में जो मट्टी कट कर वापस तालाब में आ जाती थी, या फिर इसका भी और भी कोई ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन था? और ये पेड़ लगाने की जो विधि है, इसका क्या बेनिफिट है? इन दोनों पे अगर आप प्रकाश डालें। हाँ, पेड़ तो बहुत ही जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, एक जो रांची में जोन्हा फॉल आपने सुना होगा। जोन्हा फॉल से 2-4-5 किलोमीटर आगे एक गांव है खैरवा टिकरा, वहाँ हम लोगों ने एक ऐसे ही पुराना एक तालाब था जो 30-35 साल पहले फॉरेस्ट वालों ने बनवाया था। तो उस गांव के पास में ये तालाब था और धीरे धीरे समय के हिसाब से उस तालाब में गाद भरती चली गई। तो वो गांव के लोग ने मुझे अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि इस तरीके से आप अगर काम करें इस तालाब को वापस से पुनर्जीवित करने के लिए तो हम लोगों को बड़ा सपोर्ट मिलेगा। सो उसमें उन लोगों ने कई जगह आवेदन भी दिए थे, कई लंबे टाइम से वो कोशिश कर रहे थे कि वो वापस से उस तालाब को ठीक कराया जा सके। तो चलिए ठीक है, फॉर्चुनेटली मेरे को सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं वो काम करा पाया। तो उसमें भी हम लोगों ने श्रमदान और ये सब जो ग्राम सभा वाला कॉन्सेप्ट था वो सब लेकर के आए। तो मिट्टी हमने हटवाई भी, तालाब से काफ़ी मिट्टी निकली और वापस से जो पहाड़ से आने वाला जो चैनल था, पानी का जो रास्ता था, वो पानी के आव को हम लोगों ने ठीक किया। एक्चुअली इतना पानी आ गया था तो हम लोगों ने जो गार्ड वॉल एक बनाई थी और जहाँ से
पानी का ओवरफ्लो का निकास था, हम लोग को लास्ट लास्ट में तोड़ना पड़ गया और काफ़ी ज़्यादा पानी इकट्ठा हुआ था। तो जब हम लोगों ने वो तालाब की पाल बनवा रहे थे हम लोग, तो एक समस्या थी कि बजट कम था। तो हम लोगों ने सोचा कि अब तो बारिश आएगी तो वापस से तो ये मिट्टी बह के जाएगी। तो किसी ने उन्हीं में से कहा कि हम लोग बारिश के आने से पहले यहाँ दूब लगाते हैं। तो जैसे वो हम्म। मिट्टी थी, हम लोगों ने एक सिस्टमैटिक तरीके से दूब लगाना शुरू किया और उस पे पानी का छिड़काव शुरू किया, और वो बारिश से पहले वो जकड़ लिया। और जब जो पुरानी पाल थी उस पे हम लोगों ने बहुत प्लांटेशन किया, ट्री प्लांटेशन, ज़्यादातर जो जो आपके फ्रूट ट्रीज थे वो लगाएं, ताकि जो तालाब के आसपास लोग बैठे भी उनको छाया भी मिले, तालाब को भी एक सपोर्ट मिले, और जो सॉइल डिग्रेडेशन ना हो, जो पाल की मिट्टी ना कटे, तो वो धीरे धीरे जड़ होल्ड करके रखे। तो वैसे देखा जाए तो पेड़ का तो बहुत ही महत्व है उस चीज़ के साथ। और अगर आप पाल पे नीम के पेड़ लगाते हैं तो नीम का पेड़ खुद ही एक खुद में ही मेडिकेटेड है, तो उसकी जड़ें जब फैलेंगी तो वो खुद ही कहा जाता है कि पानी को वो थोड़ा सा फिल्टर करने का कोशिश करेंगे। तो तालाब, पाल और पेड़, ये तीन तो आपस में जुड़े हुए हैं। और बहुत सही। ये जो डीसिल्टिंग की समस्या है कि वापस से गाद जमती है, तो देखा जाए तो एक ग्राम सभा स्तर पे या तो ऐसे पॉलिसी हो, या पंचायत स्तर पे ऐसे पॉलिसी हो कि हम लोग आइडेंटिफाई कर सके कि तालाब की मौजूदा स्थिति क्या है, और किस मतलब कौन से तालाब को किस साल में इसकी डीसिल्टिंग हुई। तो ये डेटा का भी डेटा रखना भी हमारे पास ज़रूरी है। तो कुछ एक ऐसा सिस्टम बने जो पंचायत लेवल पे, जहाँ, क्योंकि हम लोग कंज्यूम किए जा रहे हैं, पानी निकाले जा रहे हैं, पानी यूज़ किए जा रहे हैं, हम लोग रिचार्ज कितना कर रहे हैं ये इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है। राइट। तो हम लोग पानी यूज़ करें ठीक है, बट रिचार्ज के लिए भी हमारे पास पॉलिसीज़ रहनी चाहिए कि सपोज़ फलाने गांव में इतना, हम एक्यूरेट नहीं बता सकते हैं, बट इतना कंजम्पशन अगर हो रहा है तो इतना एक रिचार्ज की, उतने रिचार्ज करने की एक पॉलिसी या एक विधि या तरीका, इंटरवेंशन कुछ एक एक इंटरवल पे होते रहना चाहिए। सो इस तरीके के काम को करने की बहुत ज़रूरत है, ग्रामीण स्तर पे, शहरी स्तर पे, हर स्तर पे ज़रूरत है। तो हम लोगों को आपस में मिलके जो जो पुरानी व्यवस्था थी, थोड़ा सा उससे सीखते हुए, और थोड़ा सा जो नई टेक्नोलॉजी है उसको हम लोग कहाँ कैसे बिठा बिल्कुल। पाए, तो ये करने की बहुत आवश्यकता है। और दर्शकों को ये भी बता दो कि हम शायद भविष्य में, नियर फ्यूचर में, सिल्ली जो रांची से बहुत करीब है, वहां पर इको टूरिज्म का एक प्रोजेक्ट, ग्राम प्रोजेक्ट के अंदर ये इसको आगे लेके जा रहे हैं। वहां के आप उस पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे और उसके बाद जी, हम आज के पॉडकास्ट का समापन करेंगे जी। जी। एक्चुअली जैसे हम लोगों ने ग्राम की शुरुआत की थी कि पानी और हम लोग पानी और जंगल पे ही काम करेंगे। तो जब आप एक गांव में जाते हैं तो आपने एक समस्या का हल किया, ठीक है, वाटर इंश्योर किया, वाटर इंश्योर किया, तो अपने आप में वो एक गांव को, एक ग्राम को आत्मनिर्भर करने की वो कोशिश है। तो पानी इंश्योर हुआ, तो मगर एक ही समस्या नहीं है, वहाँ कई है, आजीविका की समस्या है, ठीक है, और भी हेल्थ केयर है, एजुकेशन है। तो जैसे कम्युनिटी की डिमांड आने लग गई कि आप इस चीज़ पे भी काम करिए, तो हम लोगों ने थोड़ा सा अपना फोकस चेंज किया कि हम लोग आजीविका सृजन के लिए भी काम करें, हेल्थ केयर के लिए भी काम करें, एजुकेशन के लिए भी काम करें। सो एक हमारा अप्रोच जो होना चाहिए वो एक हॉलिस्टिक होना चाहिए कि एक गांव को हॉलिस्टिक वे में हम लोग कैसे डेवलप करें। तो उसी के ही कहिए, हम लोगों ने एक रिसेंटली एक प्रोजेक्ट किया नाबार्ड के साथ, जो ग्रामीण आजीविका सृजन के लिए हम लोगों ने 30 महिलाओं को ट्रेन किया। एक बड़ा ही सुंदर सा गांव है धर्मपुर, सिल्ली के ही पास है, रांची से लगभग 60 किलोमीटर दूर। तो हम लोगों ने एक ट्रेनिंग वहाँ पे दिया, और वहाँ आप जाके लुफ्त उठा सकते हैं, बर्ड वॉचिंग, ट्रैकिंग, और जो लोकल कुजीन है और जो भी वहाँ का कस्टम है, ट्रेडिशन है, उसको समझ सकते हैं। सो इस तरीके के प्रोजेक्ट से भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे रूरल डेवलपमेंट में और अपना कंट्रीब्यूशन कर सकें। पानी तो एक विषय है ही, और पानी सबसे ज़रूरी विषय है। बिल्कुल।
बिल्कुल। तो पुण्य कमाने का सिलसिला भी जारी है 7 पीढ़ियों तक। आने वाली सातों आठों पीढ़ी को पानी देना ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके की बिल्कुल। समस्या उत्पन्न हो रही है, तो ये बहुत ज़रूरी है इंश्योर करना कि उनके लिए पानी की समस्या ना हो। वरुण देव जागृत होंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। तो बहुत-बहुत धन्यवाद शशांक सर, आज हमारे साथ दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए और पानी के विषय पर इतनी गहन चर्चा करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, धन्यवाद आपका। मुझे भी पॉडकास्ट में मौका देने के लिए, और आशा है कि लोग पानी के बारे में थोड़ा सोचेंगे और थोड़ा सीरियस हो करके इस मुद्दे को लेंगे, बिल्कुल, क्योंकि आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा होने जा रहा है।